ना थके हैं पांव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पांव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है। देखे हैं मैंने कई रोज, आज भी सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube के चैनल एग्जाम पनेसिया में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, घटना चक्र की सीरीज में आज का टॉपिक दोस्तों है भारत का भौतिक विभाजन। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग तुरंत उस पर बनने वाले सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। तो आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है भारत का भौतिक विभाजन। तो देरी ना करते हुए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत का भौतिक विभाजन। तो देखते हैं भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। ये रखा है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपसे पूछे कि बताइए भारत के कुल प्राकृतिक प्रदेश कितने हैं, तो आप बताएंगे 4। इतना तो आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पुरा चुंबकत्व, कह रहा है पुरा चुंबकत्व अध्ययन की, पुरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है। दोस्तों क्या कह रहा है, पुरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। पुरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है, पुरा चुंबकत्व कहलाती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी दोस्तों पुरा चुंबकत्व के द्वारा किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किससे किया जाता है, तो आप बताएंगे पुरा चुंबकत्व के द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। कह रहा है अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय का अध्ययन के आधार पर किया गया था। तो अल्फ्रेड वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है उसमें भी उन्होंने पूरा चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आपसे पूछेगा जो भारतीय स्थल पिंड है वो किसका भाग है, वो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। तो आपसे मेरे प्यारे साथियों पूछेगा कि बताइए गोंडवाना लैंड की विशाल क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो आप बताएंगे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका आता है इसमें। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। क्या कह रहा है, एक बार फिर पढ़िए। कह रहा है मध्यवर्ती मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की, दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताइए जो गोंडवाना लैंड की भारतीय प्लेट जो है वो किस दिशा की ओर विस्थापित हो गई है, तो आप बताएंगे उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट जिसे बोलते हैं यूरेशिया प्लेट से टकराई। तो भारतीय प्लेट किससे टकराई, यूरेशिया प्लेट से टकराई। यूरेशिया का मतलब दोस्तों होता है यूरोप और एशिया।
इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों, दोस्तों कौन सी प्लेटें, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के बीच स्थित दोस्तों एक सागर था जिसका नाम था थेतिस सागर। थेतिस सागर के अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए। तो आपसे पूछेगा भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराने से जो इनके बीच में सागर था जिसका नाम था थेतिस सागर के द्वारा हिमालय पर्वत और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है। तो हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थल आकृति को दर्शाती है। तो आपसे पूछेगा कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह कैसी है, वह एक युवा स्थल आकृति है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछेगा कि बताइए पाताल तोड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताओगे हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आगे देखिए अगला कह रहा है थेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के बीच धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया है। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत भू समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ है। तो आपसे पूछेगा जो भारत का उत्तरी विशाल मैदान जो है वो किस निक्षेप द्वारा बना हुआ है, वह जलोढ़ निक्षेप के द्वारा बना हुआ है। आगे देखिए भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का वह प्राचीनतम भाग है। तो आपसे पूछेगा प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है कैसा है, स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। तो आपसे मेरे प्यारे साथी पूछेगा जो प्रायद्वीपीय पठार है वह आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली चट्टानों से बना हुआ है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार से दोस्तों किसके द्वारा अलग होता है, ये मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। तो आपसे मेरे प्यारे साथियों पूछेगा कि जो मेघालय का पठार है वह प्रायद्वीपीय पठार से किस गैप के द्वारा अलग होता है, तो वह मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। कह रहा है भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। तो भारत के पश्चिमी तट का निर्माण किससे हुआ है, भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। अगला पॉइंट देखिए भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है, इसीलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछेगा कि बताइए भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो आप बताएंगे भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। ये हैं 4 भौतिक प्रदेश। पहला दे रखा है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहला कौन सा प्रदेश दे रखा है, पहला दे रखा है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा दे रखा है विशाल मैदान, और तीसरा जो दे रखा है उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा दे रखा है तट एवं द्वीप। तो ये है भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेश। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम में उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। तो आपसे ये पूछेगा कि बताइए भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 4। और आपसे जब पूछे कि भारत को कितने उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। आप आपको इसकी दिखाएंगे लोकेशन। ये रहा भारत का मैप। देखिए जो सबसे ऊपर वाला पार्ट दे रखा है, ये वाला जो हिस्सा दे रखा है इसे कहते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये वाला जो हिस्सा दे रखा है
इसे क्या बोलते हैं, इसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा देखिए इसके नीचे ये वाला जो दे रखा है, ये वाला जो हिस्सा दे रखा है, इसे बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। अब देखिए इसके नीचे वाला जो पार्ट दे रखा है, इसके जो नीचे वाला पार्ट दे रखा है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अब देखिए आगे, जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा दे रखा है, ये वाला, इसे बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। और इधर वाले भाग को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। इसे बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जो इधर दे रखा है, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। इसे क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। और जो ये वाला पार्ट दे रखा है, इधर साइड में दे रखा है, जो इधर साइड में दे रखा है, इसे बोलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसे, मरुस्थलीय क्षेत्र बोलते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, देखिए ये हैं 6 उप भौतिक प्रदेश। कौन कौन से, उत्तर, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा दे रखा है उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। देखिए आगे यहाँ पे क्या दे रखा है, कह रहा है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो हुआ है वह आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। अगला देखिए, ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक होती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, कैसी होती हैं, धात्विक होती हैं, जिनमें लोहा, सोना, मैग्नीज, अब्रक, कोबाल्ट और क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण किस चट्टानों के बाद हुआ है, तो आप बताएंगे धारवाड़। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, बर्ड मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछेगा कि भारत का अधिकांश जो कोयला होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। दोस्तों जो गोंडवाना क्षेत्र का कोयला होता है वह कैसा होता है, उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा सबसे कम होती है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन। कह रहा है भारत के उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत से मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका था। अभी आपको हमने बताया था जो भारत जो था वो किस दिशा की ओर सरका था, वह उत्तर की ओर सरका था। ऑप्शन ए दे रखा है उत्तर की ओर, दूसरा दे रखा है दक्षिण की ओर, और इसी से अगला ऑप्शन मान लीजिए आपको सी दे रखा है पश्चिम की ओर, और ऑप्शन डी दे रखा है पूर्व की ओर। तो मेरे प्यारे साथियों आप बताइए जो भारतीय स्थलपिंड जो था वो किस दिशा की ओर सरका था, वह उत्तर की ओर सरका था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए, भारतीय स्थलपिंड जो है वह उत्तर दिशा की ओर सरका था। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके सामने। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था
जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है जुरैसिक भूखंड, ऑप्शन बी दे रखा है आर्यभट्ट, और ऑप्शन सी दे रखा है इंडियाना, और ऑप्शन डी रखा है गोंडवाना लैंड। तो हमने आपको बताया था जो भारतीय दोस्तों प्लेट है वो किसका हिस्सा है, भाई गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर इज द डी। भारतीय जो प्लेट है किसका हिस्सा है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो दोस्तों हमने आपको भी बताया था, अगर आपसे पूछे कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है तो आप बताएंगे 4। तो ऑप्शन ए में ही दे रखा है 4, ऑप्शन बी दे रखा है 6, ऑप्शन सी रखा है 7, और ऑप्शन डी दे रखा है 8। तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए। लेकिन जब आपसे पूछे कि भारत को कितने उपभौतिक और भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया गया है तो आप इसका आंसर बताएंगे 6। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह आपके सामने कह रहा है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है भाबर क्षेत्र में, ऑप्शन बी दे रखा है तराई में, और ऑप्शन सी दे रखा है शिवालिक पहाड़ियों में, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों हमने आपको बताया जो था जो पाताल तोड़ कुएं हैं वे कहाँ पाए जाते हैं, वे तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द बी। पाताल तोड़ कुएं जो हैं ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज का ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। नंबर 1 रखा है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन का पठार का ही विस्तारित भाग है। ऑप्शन बी रखा है कश्मीर घाटी की रचना एक सम भिन्नता में हुई है। और ऑप्शन सी दे रखा है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। और ऑप्शन चौथा दे रखा है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। कह रहा है निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं, तो आपको सही कथन चुनने हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था जो हिमालय का निर्माण हुआ था वह भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराने से हुआ है, ना कि चीनी प्लेट के। तो इसलिए चौथा वाला क्या हो जाएगा, गलत। जिसमें 1, 2 और 3 है वो ऑप्शन ए में दे रखा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों आपको गलत कथन का चयन करना है। कह रहा है भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। ऑप्शन बी रखा है हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी रखा है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा हुआ है। ऑप्शन डी रखा है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो दोस्तों आपको चुनना है गलत कथन। ये वाला कथन भी सही है। कह रहा है हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वत है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी रखा है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये कथन दोस्तों क्या है, बिल्कुल गलत। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सूची में रखा है दक्कन ट्रैप, इधर देखा है उत्तर नूतन, पश्चिमी घाट, और इधर देखा है प्री कैम्ब्रियन। और दोस्तों इसका इधर दे रखा है अरावली दे रखा है, इधर इधर रखा है प्री ट्रेसियन आदि नूतन, इधर रखा है नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप। तो दोस्तों आपको करना है मिलान। तो इसका दोस्तों राइट आंसर दे रखा है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। इसकी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति जो हुई है वो क्रीटेशियस काल में हुई है।
पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति जो हुई है वो सोनोजोइक या उत्तर नूतन काल में हुई है, जबकि अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ का निक्षेप जो है वो अत्यंत नूतन काल में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है केरल का कुट्टानाद प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दे रखा है मीठे पानी की झील के लिए, ऑप्शन ए दे रखा है मीठे पानी की झील के लिए, और ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। ऑप्शन ए दे रखा है मीठे पानी की झील के लिए, ऑप्शन बी दे रखा है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी दे रखा है एक प्रवाल द्वीप के लिए, ऑप्शन डी दे रखा है भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया। तो केरल का कुट्टानाद जो क्षेत्र है वह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द बी। कुट्टानाद जो है केरल का, यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। ऑप्शन ए रखा है सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन बी रखा है गंगा क्षेत्र, ऑप्शन सी रखा है असम क्षेत्र, और ऑप्शन डी रखा है मध्य भारत क्षेत्र। यह क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया। तो भारत का जो मरुस्थल क्षेत्र जो है वो कहाँ पाया जाता है, यह सिंधु क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए। इसका एक्सप्लेन भी पढ़ सकते हैं, कह रहा है भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य और पाकिस्तान में है। यह लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित है। इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ऑप्शन ए रखा है मुंगेर, ऑप्शन बी रखा है रोहतास, ऑप्शन सी रखा है जुमई, ऑप्शन डी रखा है नवादा, और ऑप्शन डी रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जो दोस्तों इसमें नहीं है जिला है वो कौन सा है, रोहतास। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द बी। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ऑप्शन ए रखा है बिंद, ऑप्शन डी रखा है कुडप्पा, ऑप्शन सी रखा है धारवाड़, और ऑप्शन डी रखा है गोंडवाना। यह क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया मेरे प्यारे साथी। तो भारत की जो नवीनतम चट्टान है वह कौन सी है, वह गोंडवाना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक होता है समाप्त। कल दोस्तों पढ़ेंगे हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अंत में दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि ना थके हैं पांव मेरे, कि ना थके हैं पांव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है, देखे हैं मैंने कई रोज, आज भी सफर जारी है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।